विद्यार्थियों, इसके पहले भी मेरे द्वारा आपके लिए वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए गए हैं और इससे पहले जो मेरे द्वारा एक वीडियो लेक्चर बनाया गया था वो इस बात पर था कि वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में भारत में न्यायालयों की व्यवस्था पर कार्य किया था और वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में जो न्यायालय की व्यवस्था बनाई थी वो न्यायालय व्यवस्था आज भी भारत देश में प्रचलन में है। और मैंने ये भी बताया था कि जैसे कि कलेक्टर के न्यायालय, कलेक्टर की पदस्थापना, दीवानी न्यायालय, आपराधिक मामलों से संबंधित फौजदारी न्यायालय, ये सभी व्यवस्था सन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। और वारेन हेस्टिंग्स एक ऐसा पहला गवर्नर था भारत में जिसके द्वारा एक आमूलचूल परिवर्तन भारत में न्यायालय की व्यवस्था को देखते हुए किया गया। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, शायद आपने देखा हो। अब आज हम बात करेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में जो व्यवस्था की थी न्यायालयों की कि भारत देश में न्यायालय ऐसे होना चाहिए और इस तरह कार्य करना चाहिए, वो व्यवस्था 1772 में की। लेकिन 72 में व्यवस्था करने के बाद 1773, 1774 में उन्हें ऐसा लगा कि कहीं कुछ कमियां रह गई हैं और ऑब्जर्व करने पर जब उन कमियों को पाया तो उन्होंने उन कमियों को दूर करने के लिए अपनी एक योजना और लागू की, जो कि वारेन हेस्टिंग्स की स्कीम थी 1774। देखिए विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज द जुडिशियल प्लान ऑफ वारेन हेस्टिंग्स इन 1774। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक प्लान दिया था जुडिशियल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और उसमें कुछ कमियां 2 वर्षों के भीतर पाई गई, तो उन्होंने अपना एक नेक्स्ट यानी कि सेकंड प्लान 1774 में दिया, जिसमें क्या किया गया। नंबर फर्स्ट, ईच ऑफ स्टेट डिवाइड इन डिवीजन। ध्यान रहे विद्यार्थियों, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में पूरे भारत देश को राज्यों में बांटा था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि राज्यों में बांटने से दूरियां बढ़ जाएंगी। दूरियां बढ़ने से तात्पर्य कि क्षेत्र अधिकार बहुत बड़ा हो जाएगा और जब राज्य स्तर पर किसी अधिकारी को हम नियुक्त करेंगे, उसकी पद स्थापना करेंगे, तो वो अधिकारी पूरे राज्य में कार्य की देखभाल नहीं कर सकेगा, न्यायिक व्यवस्था बनाने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने ये कमी देखी और इस कमी का यहाँ उन्होंने उपाय निकाला कि क्यों ना हम राज्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। तो उन्होंने यहाँ ईच ऑफ स्टेट डिवाइड इन डिवीजन, यानी प्रत्येक राज्य को संभागों में बांट दिया, सूबों में बांट दिया उन्होंने। जो इंडियन लीगल हिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की लैंग्वेज है उसमें कहा जाता है कि सूबों में बांट दिया। सूबे यानी कि डिवीजन, संभाग में बांट दिया। तो सबसे पहला कार्य किया वारेन हेस्टिंग्स ने 1774 में कि प्रत्येक राज्य को सूबों में बांट दिया, छोटे छोटे क्षेत्र अधिकारों में बांट दिया, जिससे कि अब इन क्षेत्र अधिकारों में हम अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे और वो अपना कार्य अपने अपने क्षेत्रों में करेंगे। तो एक अगर क्षेत्र अधिकार छोटा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि हम कार्य जल्दी आसानी से कर सकते हैं और कम समय में उसे सफलतापूर्वक कर सकेंगे। सेकंड, वन प्रोविंशियल कोर्ट इन एवरी डिवीजन। प्रत्येक डिवीजन में एक प्रांतीय न्यायालय होगा। एक प्रांतीय न्यायालय प्रत्येक डिवीजन में रखा गया था, जिससे कि वह प्रांतीय न्यायालय उस डिवीजन से संबंधित समस्त मालगुजारी से संबंधित, कर से संबंधित मामले सुन सकेगा, समझ सकेगा और उसको आगे सुचारू रूप से चला सकेगा। थर्ड, दीवान इन रिप्लेस ऑफ कलेक्टर। मैंने आप सभी को बताया था मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में कि प्रत्येक कोर्ट में एक कलेक्टर की पदस्थापना की गई थी और कलेक्टर मीन्स ए पर्सन कलेक्ट टू रेवेन्यू। वह व्यक्ति जो राजस्व इकट्ठा करता है, यानी राजस्व इकट्ठे करने वाले व्यक्ति को कलेक्टर कहा जाता है, बिकॉज ही इज कलेक्ट टू रेवेन्यू। जब वो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं तो उन्हें कलेक्टर कहा जाता था और इनकी पदस्थापना की गई थी 1772 में।
लेकिन अब व्यवस्था बदल दी है, और व्यवस्था बदलकर हमने क्या कर दिया है कि प्रत्येक राज्य को सूबों में बांट दिया, और सूबों में बांटने पर हम यहाँ दीवान इन रिप्लेस ऑफ कलेक्टर, जब छोटे छोटे सूबों में बांट दिया तो वारेन हेस्टिंग्स ने ये विचार किया कि अब इतने सारे कलेक्टर कहाँ से लेकर आए, तो क्यों ना हम कलेक्टर के स्थान पर किसी को रिप्लेस करें। तो दीवान को रिप्लेस कर दिया कलेक्टर के स्थान पर। प्रत्येक कलेक्टर के स्थान पर अब दीवान कार्य करेगा। दीवान कह सकते हैं आप उसे, शायद आपने सुना हो कि 50 गांव, 100 गांव, 150 गांव, 200 गांव के ऊपर एक दीवान नियुक्त होता था। तो जो कार्य अब कलेक्टर करते थे, इसके पहले वही सारे कार्य अब दीवान करेगा। यानी कि कलेक्टर क्या कार्य करता था कि कलेक्टर मीन्स अबाउट ए पर्सन कलेक्ट टू रेवेन्यू, अब वही कार्य दीवान करेगा। दीवान समस्त गांव से राजस्व वसूल करेगा और उन राजस्व वसूल करने के अलावा मालगुजारी, कर इत्यादि इकट्ठा करेगा और उससे संबंधित मामलों को सुनेगा और समझेगा। फोर्थ, प्रोविंशियल कोर्ट एज अपीलेट कोर्ट। मैंने अभी ऊपर बताया कि 1 प्रोविंशियल कोर्ट इन एवरी डिवीजन, प्रत्येक डिवीजन में एक प्रोविंशियल कोर्ट होगा, प्रांतीय न्यायालय होगा। उसी पर चर्चा यहाँ 4th पॉइंट में की है कि जो प्रत्येक डिवीजन में प्रांतीय न्यायालय होगा, उस न्यायालय को अपीलेट कोर्ट मानेंगे, यानी कि उसमें अपील होंगी। लेकिन किन मामलों की अपील होंगी? ऐसे मामले जो कि 1000 रुपए तक के या 1000 से ज्यादा के हैं, वो डायरेक्ट सीधे यहाँ आएंगे, और 1000 रुपए तक के मामलों की अपील यहाँ प्रांतीय न्यायालयों में होगी। 5th, नॉट ए मुफस्सिल अदालत इन डिवीजन हेडक्वार्टर। प्रत्येक डिवीजन में एक प्रोविंशियल कोर्ट होगा, बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इसके साथ ये भी बात हम याद रखें कि उस समय प्रत्येक डिवीजन में जो डिवीजन का हेडक्वार्टर होता था, जैसे कि हम बात ग्वालियर की ले लें, ग्वालियर एक डिवीजन है और ग्वालियर डिवीजन का हेडक्वार्टर भी ग्वालियर है। तो ऐसे ही डिवीजन का जो हेडक्वार्टर हुआ करता था, उस हेडक्वार्टर में मुफस्सिल अदालत नहीं हुआ करती थी। उस व्यवस्था को खत्म कर दिया था कि अब डिवीजन लेवल पर कोई मुफस्सिल अदालत नहीं होगी। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा आपको वीडियो लेक्चर उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।